इस सम्राट चौधरी जी सीबीआई जांच की मांग करते हैं ना, तो उनको कहिए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला कब रिपोर्ट आएगा, वो पगड़ी कब हिलेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और वह फाइल अमित जय शाह के पापा के यहां रखा हुआ है। तो सम्राट चौधरी का जुबान खुलेगा? माननीय गिरिराज सिंह इस पर कुछ बोलेंगे? जरा बिहार की जनता यह जानना चाहती है। सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। अभी माननीय राहुल जी ने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। नितिन नवीन जी, आप तो मंत्री थे, आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। कार्य की लगातार निगरानी करना मंत्री परिषद के माननीय सदस्य का दायित्व होता है। तो उस समय ब्रिज गिरा था, जयकारा कर रहे थे। उस समय जो पुल का हिस्सा गिरा था, उस समय तो जयकारा कर रहे थे। उस समय क्यों नहीं यह सवाल खड़ा किया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक जो माथे पर लगा है, उससे अपना आपका बचाव नहीं होने वाला है। पाप की सजा तो आपको मिलना है। इसलिए कुतर्क मत गढ़िए। और हम आज माननीय राहुल शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं। जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होगा। हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि इसके संबंध में तो बहुत चर्चा चला रहे हैं, जब कार्रवाई होगा तो उतना ही स्पेस मीडिया में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उस समय एक लाइन में साफ कर दीजिएगा कि सरकार ने कार्रवाई कर दी। अगर घटना हुई तो जितना विस्तार से उसके विभिन्न बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, जब कार्रवाई हो और उसके नतीजे हो तो मीडिया में उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। यह हमारी जरूर अपेक्षा रहेगी। दूसरा कि हम लोग आज जो उड़ीसा के बालासोर में जो दुखद घटना हुई, यह निश्चित रूप से एक ऐसी दुखद घटना है जो पूरा देश के लोग मर्मांतक हैं। और हमारे लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक जो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, वैसे लोग भी काल कलवित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आम लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं और यही कारण है कि जब 1998 में माननीय नीतीश कुमार पहली बार देश के रेल मंत्री बने और अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के भीतर देश में दूसरा उदाहरण पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का है कि अगस्त 1999 में गैसोल रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह देश का दूसरा उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी ने इस्तीफा दिया रेल मंत्री के पद से तो माननीय नीतीश कुमार जी का दिया। और ये आज भी रेल दुर्घटना हुआ, जरा नेताओं का नजरिया देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी जब गैसल रेल दुर्घटना हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस शब्द का उपयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था और कहा था कि रेलवे का विस्तार हो रहा है लेकिन इसके कंसोलिडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज वह बात चरितार्थ हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय एक्सपेंशन का मतलब कहा था कि ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, क्षमता बढ़ाई जा रही है, पटरी की लंबाई बढ़ाई जा रही है, गति बढ़ाई जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई ट्रेन क्षमता के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। यह है मोदी मॉडल। बेहतर सुरक्षा यंत्रों पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जरा देखिए, ट्रेन 30% की वृद्धि हो गई,
ट्रेन की संख्या बढ़ गई, पटरी की संख्या बढ़ गई, कर्मचारी की संख्या घट गई। अब दुर्घटना ऐसी होती है तो यह दुर्घटना माना जाएगा, यह तो सीधे मर्डर कहा जाएगा। और क्या कहा गया? कहा गया कि बालासोर स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल था। भैया तो वहां पर कोरोमंडल का स्टॉपेज है क्या? कितना फर्जी खबर बोलता है, हिम्मत कितना है बोलने का ही लोग को। उस स्टेशन पर कोरोमंडल ट्रेन का ठहराव नहीं था, तो ग्रीन सिग्नल नहीं होता तो रेड सिग्नल रहता। यह मामले को लीपा पोती करने का प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये तो मोदी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है लोग। रेलवे के इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना की वृद्धि हो गई, और दूसरी तरफ रेल में कहते हैं कि 13-14 में 11,749 करोड़ 7 लाख का लाभ हुआ, और उसी रेलवे को 2021-22 में 15,024 करोड़ 58 लाख का घाटा हुआ। ये किसका अंगणित है? इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है और रेलवे में घाटा हो रहा है। ये मोदी इकोनॉमिक्स समझ में तो नहीं आता है कि मोदी अर्थशास्त्र में पढ़ाया क्या जा रहा है। और यह भी चिंता का विषय है, रेल बजट को मर्ज कर दिया आम बजट में। जरा बताइए तो 2016 के बाद जो पृथक रेल बजट बंद हुआ, कभी ट्रेन का घोषणा हुआ? कौन कौन ट्रेन चलेगा, कहां से कहां चलेगा? पहले रेल बजट में विस्तार से इन बिंदुओं की चर्चा होती थी। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, अब नए ट्रेन की संख्या देखिए, उसका चार्ट हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, जो चार्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस प्रक्षेत्र में साउथ ईस्टर्न रेलवे में यह दुर्घटना हुई, आज के तिथि में 17,579 कर्मचारियों का पद रिक्त है। जो गैंगमैन होते हैं, जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं, जो एनटीपीसी का नाम पर एग्जाम लिए, जिसका अब तक नाटक चल रहा है। कभी कहता है कि ईमेल से भेजो ज्वाइनिंग लेटर, कभी लेकर खड़ा करके कहता है कि अब आपका ज्वाइनिंग हो गया। नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अभी रेलवे में 3,12,940 पद खाली पड़े हैं। तो अगर पद रिक्त है तो गुनाहगार कौन है? और इसके पीछे की मंशा समझिए। ये रेल दुर्घटना, जो नेताजी आजकल रुमाल लेके ऐसे नहीं कर रहे हैं, बड़ी रो रहे हैं, तो नैतिकता का तो पाठशाला चलाते हैं बिहार वाले सब, पगड़ीधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, ये जितने हैं। और इतने लोग गुजर गए, बिहार के हमारे आम आवाम के लोग गुजरे। उन माताओं की बेवा की आवाज, इनके चीख नहीं पहुंचती है इनके कानों तक। देश का रेल मंत्री खामोश, देश का प्रधानमंत्री खामोश है। नैतिकता पढ़ा रहे हैं। एकात्म मानवतावाद में अलग अलग नैतिकता है कि गुजरात में अलग, बिहार में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग। और ये हम जानना चाहते हैं, या जानिए, आजकल देखते हैं ना, वो वंदे मातरम एक्सप्रेस चला रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है जानते हैं कि नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मृति में शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था, जिसकी कुल लागत 40 से 50 करोड़ था। शताब्दी एक्सप्रेस पर आप लोग भी चले होंगे। चूंकि वो नेहरू जी की स्मृति में था, तो वंदे मातरम एक्सप्रेस शुरू कर दी गई। अब समझिए इनकी मानसिकता क्या है। और उसकी लागत कितनी आ रही है? 110 करोड़। और मैं भारत के रेल मंत्री को चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो आप बोलिए, क्या यह सही है कि 3500 रेलवे के कोच, 3500 आज भी सुरक्षित और संरक्षित हैं? उन कोचों को आपने यार्ड में खड़ा कर दिया है। क्या यह सही है कि ट्रेन के उद्घाटन के नाम पर प्रधानमंत्री जी का एसपीजी छोड़ दीजिए,
प्रधानमंत्री जी का आने जाने का छोड़ दीजिए, रेल मंत्री का कम से कम 4.5 से 5 करोड़ रुपया एक ट्रेन के उद्घाटन पर रेल मंत्रालय खर्च कर रहा है। यही हावड़ा में अभी खर्च किया है। संजोग से यह दुर्घटना नहीं होती तो गोवा में भी यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे। 3500 रेलवे कोच ठीक ठाक है, लेकिन उसको कतल खाता में डाल दिया है, इसलिए कि जन शताब्दी एक्सप्रेस को नहीं चलाना है, बंदे, और इसका किराया कितना महंगा है, किसके ऊपर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। तो हम यह जानना चाहते हैं। और उन्हीं के मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा था कि भाई रेलवे के सुरक्षा के लिए, ट्रैक की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए, और यही नरेंद्र मोदी की सरकार है, विश्व गुरु बन रहे हैं। 2022-23 और 21-22 में 200 करोड़ रुपया बजट आवंटन कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जरूरत, और बजट का आवंटन कितना होता है? 200 करोड़ रुपया। ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है इस देश के सामने में। और हम यह जानना चाहते हैं, इसलिए जनता दल यू यह जानना चाहता है कि 13-14 में ट्रेन की तादाद 10,499 से 13,215 हो गया, 30% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन कर्मियों की संख्या घटा दी गई। इसलिए जनता दल यू यह जानना चाहता है कि आम नौजवानों की हकमारी कर करके पद रिक्त रह रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग काल कलवित हो जा रहे हैं। हे नैतिकता के कुलाधिपति, केदारनाथ के गुफा में नकली प्रवचन करने वाले, आंख बंद करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शंकर जी आपका कब त्रिनेत्र खोलेंगे? त्रिनेत्र आपका खुलेगा कि नहीं? कि महापाप जो आपके कार्यकाल में हो रहा है, जिस ढंग से दुर्घटना हुई और नैतिकता की पाठशाला में आप बंद पाए गए, आपके रेल मंत्री जुबान नहीं खोल रहे। इसलिए जनता दल ये चाहता है कि जिम्मेवारी तय हो, और राहुल जी ने सही कहा, सीबीआई जांच करेगा। सीबीआई टेक्निकल जांच करता है क्या? रेलवे ट्रैक की जांच करेगा क्या? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और ये जितने लोगों के मौत के गुनाहगार आप हैं, और उसमें अधिकतर हिंदू मारे गए। अगर आप फर्जी सनातनी हैं तो सीबीआई से जांच कराइएगा, अगर ओरिजिनल सनातनी है तो रेलवे बोर्ड जांच करे, टेक्निकल जांच हो इसका, कौन गुनाहगार इसके लिए है। नहीं तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी रेलवे का निजीकरण के नाम पर नौजवानों का रोजगार छीन कर करके आम लोगों का जो ट्रेन से परिचालन होता है उनके जीवन को संकट में डाल रहा है। जो तरह तरह की बातें कही जा रही है, वैसे लोग भी प्रवचन दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में पुल का निर्माण हो रहा था। तो माननीय राहुल शर्मा जी विस्तार से उन बिंदुओं को। आज के विषय में, ऐसे तो भारत में जो रेल हादसा हुआ है तो हम सभी जनता दल यू परिवार के लोग पीड़ित परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन चूंकि आजकल के मीडिया बंधुओं की रुचि दूसरे विषयों पर रहती है, तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो जो कल हादसा हुआ बिहार में, जिसमें एक निर्माणाधीन पुल जो पहले से डिजाइन डिफेक्ट का मामला था वो गिरा, उसके ऊपर टेक्निकल बात हम लोग पहले रखेंगे। उस संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष बता देना चाहता हूं कि अप्रैल 22 में 30 अप्रैल 22 को पहली घटना हुई थी। उस समय मंत्री नितिन नवीन जी थे, और उसी समय आईआईटी रुड़की को डिजाइन का ऑडिट करने का काम दिया गया था। मई में उन लोगों ने ऑडिट करके रिपोर्ट दी कि डिजाइन डिफेक्ट है, और मई में ही पूरे पुल का ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट का भी काम आईआईटी रुड़की को दे दिया गया था। 22 में नितिन नवीन जी ही मंत्री थे, और जिस सेक्शन में घटना हुई थी उस सेक्शन में कल तक कोई काम भी नहीं हुआ था, नया काम नहीं हुआ था, काम उस समय से ही रुका हुआ था। लेकिन
यहाँ पे जो अहम बिंदु है वो ये है कि इस पूरी घटना में जो कॉन्ट्रैक्टर था रिस्क कॉस्ट के बेसिस पे काम कर रहा था और एक पैसे का बोझ बिहार की जनता पे, बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। निर्माणाधीन पुल था, डिजाइन डिफेक्ट के चलते घटना हुई, लेकिन हम लोग के ऊपर जो मेन बिंदु है जिसमें लोग कह रहे हैं, तो पैसे का 1 रुपए का बोझ बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। और जो 1700 करोड़ की प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए, जो दोनों साइड अप्रोच रोड है, जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाना है, खर्च किया गया है। और यही मेन काम था जिसमें किसानों को पैसा दिया गया है। तो ये तो आधी बात करके और मुद्दे को भटकाने के लिए चाहते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से स्थिति यहां पे यही है। और दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन 2, जैसे ये पुल पूरे 5 सेक्शन में बन रहा है, जो सेक्शन 2 है जिसको एक्स्ट्रा डोज कहते हैं, क्योंकि 3 समानांतर लगातार में ब्रिज बन रहे थे और 3 ब्रिजों को केबल के ऊपर किया गया था। भारत में इसकी डिजाइनिंग नहीं होती है, कनाडा का डिजाइन था और डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर का काम था। ईपीसी बेसिस पे पूरा का पूरा काम हो रहा था और कॉन्ट्रैक्टर को ही ये सारा काम करना था, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी थी। सरकार आगे कार्य करते हुए जरूरत पड़ेगा तो सरकार जो भी प्रशासनिक निर्णय लेने होंगे सरकार अपने स्तर से लेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं से भी पैसा जो खर्च होना है, जो गबन की बात की जा रही है, सरकार का 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च इसमें नहीं होना है। यह मुख्य बिंदु है जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। इसके अलावा कुछ प्रश्न तो हाँ, आपका इसमें कोई प्रश्न हो तो जरा पूछ लें। इस संदर्भ में फिर हम लोग संदर्भ चेंज करेंगे। राहुल जी, नितिन नवीन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में तमाम डिजाइन बने थे और उन्हीं के कार्यकाल में ये निर्माण शुरू भी हुआ था। और यदि रुड़की ने रिपोर्ट दे दिया था कि डिजाइन खराब है तो काम कैसे चल रहा था? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी आधी जानकारी रख के, जानकारी तो उनको पूरी है लेकिन वो जनता के सामने दिग्भ्रमित करने के लिए आधी जानकारी देना चाह रहे हैं। मई में उनके समय में ही पूरा का पूरा टेक्निकल ऑडिट का काम आईआईटी रुड़की को दे दिया गया और उस समय से मैं पूरे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस सेक्शन में घटना हुई है उस सेक्शन में उस समय से एक भी काम नहीं हुआ है। अब इस पूरे ब्रिज में लगभग 20 किलोमीटर अप्रोच का काम है, तो 20 किलोमीटर जो अप्रोच का काम था उसमें कार्य लगा हुआ था, लेकिन जो सेक्शन जिसमें घटना हुई थी उस सेक्शन में 1 इंच काम नहीं बढ़ा है। तो वो सिर्फ अपना अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक इस्तीफे की बात है तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि मोरबी घटने पे उन्होंने किन से इस्तीफा मांगा? हम लोग तो कह रहे हैं कि जिस कंपनी को हम लोगों ने काम दिया उस कंपनी को भारत सरकार ने दिगवाड़ा पुल का काम दिया, गांधी सेतु के समानांतर पुल बन रहा है उसका काम दिया, हाल में ही विक्रमशिला पुल का काम दिया, बक्सर में उस कंपनी ने काम किया, आपको कोइलवर का काम इसने किया, उस कंपनी ने किया, सहार ब्रिज उसने बनाए ने 110 पे। तो वो तो ब्रिज बनाने वाली कंपनी थी, हमने तो ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ई टेंडरिंग के माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से काम दिया। लेकिन आपने घड़ी बनाने वाली कंपनी से मोरबी में जो पुल बनवाया और जिसमें सैकड़ों लोगों का जान गया, उसमें किससे आपने इस्तीफा लिया और किसका इस्तीफा लाया ये भी सामने कर दीजिए। इसमें तो किसी की जान नहीं गई, सरकार इस ढंग से काम कर रही थी, सुरक्षा मानकों का पालन किया गया, किसी की जान नहीं गई। लेकिन मोरबी घटना पर उनसे प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि उसमें किनका इस्तीफा उन्होंने लिया था। मैं तो साफ कह रहा हूं कि सम्राट जी को गुजरात घूम के आना चाहिए था। सम्राट जी को अभी रेलवे का घटना हुआ, अब उस पर नीरज भी आप डिटेल बताएंगे। रेलवे के घटना में रेलवे टेक्निकल डिपार्टमेंट है और टेक्निकल डिपार्टमेंट का जांच आप सीबीआई से कराना चाहते हैं। रेलवे के अधिकारी पे आपको भरोसा नहीं है, आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? उन्होंने मोरबी घटना पे कितनों की जिम्मेदारी ली? तो इन सब चीजों को देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना के और अलग करने का है। लेकिन हम लोग जिम्मेवारी से बात करते हैं और इसलिए आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा जो सामने आके इन बातों को रखती है। हम आप लोग के समक्ष सामने आके इन बातों को रख रहे हैं। निजी राय ये जानकारी नहीं है। नहीं, ठीक है,
जांच में प्रधान सचिव हैं भी नहीं, टेक्निकल टीम जांच करती है। आईआईटी रुड़की में प्रधान सचिव नहीं है। विधायक का जो भी राय होगा वो निजी राय है, वो विधायक हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है, वो भी बात करते हैं, उनके ऊपर मैं कमेंट करने के लिए नहीं हूं। जो अभी बता रहे थे हमारे मुख्य प्रवक्ता जी, उसी में मैं ऐड करते हुए बताना चाहता हूं, ये पूरी घटना है, इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा पोल खोला है देश में, और वो पोल खोला है कि रेलवे को लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आप इस घटना में देखिए, एक ऑडिट रिपोर्ट पहले का आया हुआ है एजी का, हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, एजी ने ये ऑडिट रिपोर्ट दिया था। ऑडिट पैरा में जो एजी ने अपना रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है रेलवे ट्रैक्स का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। शॉर्टफॉल रेंजिंग फ्रॉम 30 to 100% इंस्पेक्शन ऑफ रेल रिकॉर्डिंग कार्ड रिक्वायर्ड टू एसेस ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए रेल का जो वाहन होता है उसकी कमी है। आइडलिंग ट्रैक्स मशीन, जो 16 जोनल ऑफिसेज हैं उसमें जो है 129 पे इन लोगों ने बनाया। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कैसे मैन पावर की कमी है, और आप जब देखेंगे तो 2018 में लास्ट रेलवे में क्लास ए ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें उसके इंजीनियरिंग सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, अदर सर्विसेज के लोग बहाल होते हैं। 18 के बाद इन्होंने बहाली नहीं की है। आज उसमें एक भी ऑफिसर नहीं है, तो इनको लुकआउट कौन करेगा, देखेगा कौन? इतना बड़ा सिस्टम है रेलवे का, लगातार इसमें विस्तार कर रहे हैं, और ऊपर से आपने 18 से नियुक्ति बंद की हुई है, 19 के बाद से एक भी नियुक्ति नहीं है। लास्ट बैच 18 में आया, जिसमें एससीआरए के अलावा इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। उसके अलावा लोको पायलट को आप 12-12 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं, जहां उसको 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए। लोको पायलट के लिए अलग से साइको प्रोफाइल टेस्टिंग का बात नीतीश कुमार जी ने पहला बार किया था कि वो स्ट्रेस में काम करते हैं, उस समय तय हुआ था 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, वो 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। 30% उनका जो क्षमता है लोको पायलट्स की, उसका 30% पर वो लोग काम कर रहे हैं। 30% की कमी है। स्टेशन मैनेजर्स की कमी है, हर सेक्शन में कमी है। रेलवे में 2 जगहों पे बहाली होती है, ग्रुप ए और ग्रुप सी। ग्रुप ए की बहाली आपने 19 से बंद किया हुआ है, और ग्रुप सी की भी बहाली आपने जब से आपकी सरकार बनी है तब से नहीं की है, और इसका कारण है कि रेलवे में आज मैन पावर का कमी है। तो आप रेलवे को देखिए, पहले डिफंक करना चाह रहे हैं, और डिफंक कर करके सिलसिलेवार इसको प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस में एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में अभी चेन्नई कोच फैक्ट्री में बन रहा है, 110 करोड़ का लागत आ रहा है। टेंडर हो चुका है, और वो एक कंपनी है जिसको लातूर में 18 में एक प्लांट बनाया गया लातूर में रेलवेज के द्वारा, और उस प्लांट को उसको दे दिया जा रहा है टेंडर करके, और वो लगभग 150 करोड़ रुपए में वो बना के देगी आपको। एक वंदे भारत का रेक आपको जो आज 110 करोड़ में बन रहा है, वो 150 करोड़ में बनेगा। और वो बना कौन सी कंपनी रही है? TMH RVNL, ट्रांसमैश होल्डिंग, एक रशियन कंपनी है। अब आप देखिए, एक तरफ विश्व गुरु होने की बात करते हैं, रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ है। अब रशिया रेलवे रेक बनता है, उसमें सारा चीज इंपोर्टेड आता है, रशिया को इंपोर्ट करने नहीं देगा। मेजोरिटी स्टेक TMH की है उस कंपनी में, दूसरा स्टेक जो है RVNL का। RVNL भारत सरकार का उपक्रम है, और उसको आप देख क्या रहे हैं, उसको आपने बनाया, भारत के लोगों के आम जनता के खर्चा पर बना हुआ प्लांट लातूर में, और वो आप चुपचाप उठा के दे रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी को। और इस तरह से एक आपने दौर शुरू किया, और धीरे धीरे अगर आप नहीं चेतेंगे तो इसी तरह रेलवे को ये लोग प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आप देखिए, बहुत पहले की स्थिति नहीं है। एयर इंडिया से आप देखिए, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन का स्थिति इन लोगों ने, इनके मंत्री शहनवाज हुसैन जी 2002 में उन्होंने क्या कहा था, और उस समय से ही एयर इंडिया की स्थिति खराब की गई ताकि आगे जाके उसको बेच दिया जाए। और आज वही स्थिति इंडियन रेलवेज के साथ होने वाली है। और ये पूरी व्यवस्था में, क्योंकि देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो एक ट्रेन को भी फ्लैगिंग ऑफ करते हैं, उनको अपने रेल मंत्री पे भरोसा नहीं है। हमारे जो रेल मंत्री हैं, उनको अपने रेलवे के पदाधिकारियों पे भरोसा नहीं है।
और इसीलिए ये पूरी जांच जो है वो रेलवे के टेक्निकल टीम को छोड़कर अलग से सीबीआई को देना चाह रहे हैं, जिनके पास रेलवे के टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है। इस बात को यहां समझना होगा कि रेलवे सिर्फ एक सरकार का प्रॉफिट कमाने का उपक्रम नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को देखते हुए एक आम आदमी को एक बेहतरीन व्यवस्था जिसमें बहुत रोजगार भी पैदा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों, और साथ में कम्युनिकेशन की व्यवस्था होती है। तो इसलिए रेलवे भारत के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही अहम उपक्रम है और इसको हमको इस ढंग से देखना चाहिए।